डियर स्टूडेंट, आज हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है? फ्लोएम जो है वो भी जाइलम की तरह एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जिसमें इसका मुख्य कार्य जो होता है वो है कंडक्शन ऑफ फूड। तो ये जो जटिल उत्तक जो है वो उसका काम जो होता है खाने को जो भी फूड बनता है उसका डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट करता है। फ्लोएम को हम बास्ट या लैप्टोम भी कहते हैं और इसमें ये जाइलम के समान ये भी कई जटिल ऊतकों से मिलकर ये ऊतक जो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इनकी सबकी उत्पत्ति जो होती है, जैसे फ्लोएम की टाइप जिस तरह से हमने जाइलम में हम डिफरेंट एलिमेंट्स पढ़ते हैं, तो इसी तरह फ्लोएम के भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो भी डिफरेंट कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। लेकिन उन सबके कार्य जो होते हैं वो उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन में डिफरेंस होता है। इस प्रकार से ऐसा कहा जा सकता है कि फ्लोएम भी एक हेट्रोजीनस टिश्यू होता है। फ्लोएम का अगर हम जब फ्लोएम की पोजीशन के बारे में स्टडी करते हैं तो फ्लोएम जो है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? फ्लोएम भी पौधों में ठीक उन्हीं स्थानों पर प्रेजेंट होता है जहाँ पर जाइलम मिलता है, यानी जहाँ जाइलम होगा उसके साथ फ्लोएम होगा। अगर जाइलम भीतर की ओर या पिट की तरफ होता है तो फ्लोएम जाइलम के बाहर की तरफ स्थित होता है, परिरंभ की तरफ होता है। तो जैसे फ्लोएम, जैसे अगर हम वेस्कुलर बंडल में बात करें तो ये जाइलम जो है वो, ये जाइलम किस साइड है? ये जाइलम पिट की साइड है। तो ये फ्लोएम जो होता है वो जाइलम के बाहर की तरफ किसकी तरफ होगा? पेरिसाइकिल की तरफ होगा। और इस प्रकार, लेकिन जब हम फैमिली कुकुरबिटेसी, एस्केप्लेटेसी, सोलेनेसी के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पर जाइलम के दोनों तरफ, जाइलम के बाहर और अंदर दोनों तरफ फ्लोएम मिलता है। तब ऐसे बंडल जिनमें जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम होता है, ऐसे वेस्कुलर बंडल को हम बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। तो पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर कोलेटरल वेस्कुलर बंडल है तब उस बंडल के अंदर जाइलम जो होगा पिट की तरफ होगा, तो फ्लोएम पेरिसाइकिल की तरफ होगा, जाइलम के बाहर की। और इसी तरीके से बाइकोलेटरल में जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम प्रेजेंट होता है, जिसको हम बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। फ्लोएम टिश्यू की जो सभी सेल्स होती हैं वो लंबवत और समानांतर विन्यासित होती है, मतलब लॉन्जिट्यूडनल भी होती है और पैरेलल भी उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसी प्रकार से जैसे जाइलम भी दो प्रकार का था, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इसी तरह से फ्लोएम भी दो प्रकार का होता है, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम की उत्पत्ति जाइलम के समान प्राइमरी कैम्बियम से होती है, वेस्कुलर कैम्बियम से होती है, जबकि द्वितीय फ्लोएम की उत्पत्ति जो होती है वो द्वितीय वृद्धि के दौरान, मतलब जब सेकेंडरी फ्लोएम कब बनेगा? जब सेकेंडरी फ्लोएम तब बनेगा जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, और वो कौन बनाएगा? उसको वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के टाइप्स हो गए फ्लोएम के, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम का जो निर्माण होगा वो वेस्कुलर कैम्बियम करेगी, कब? प्राक, जिसको प्रोकैम्बियम भी कहते हैं। और इसी तरीके से सेकेंडरी फ्लोएम जो होती है वो उसका निर्माण जो होता है सेकेंडरी ग्रोथ के समय सेकेंडरी वेस्कुलर कैम्बियम के द्वारा होता है। द्वितीय वृद्धि के अंदर जो पहले बनेगा, सेकेंडरी ग्रोथ में जो पहले फ्लोएम बनता है उसको हम प्राइमरी फ्लोएम कहते हैं, और जो बाद में बनता है उसको हम मेटाफ्लोएम कहते हैं। इस प्रकार से फ्लोएम भी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम की उत्पत्ति प्रोकैम्बियम से है, तो सेकेंडरी फ्लोएम की वेस्कुलर कैम्बियम से होती है। और प्राइमरी फ्लोएम जो है वो भी प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम में डिवाइड होता है, में डिफरेंशिएट होता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम जो होता है वो इन दोनों में डिवाइड नहीं होता। और इसके अंदर जो प्राइमरी फ्लोएम है उसमें फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो बाहर की ओर स्थित होते हैं, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर अंदर की और भीतरी भाग में फ्लोएम रद्धोतक के साथ उपस्थित होते हैं। प्राइमरी फ्लोएम के अंदर जो सीड ट्यूब्स होती हैं वो लंबी और सक्रिय होती हैं, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर जो होंगी वो छोटी और चौड़ी होती हैं। प्राइमरी फ्लोएम के अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा कम डेवलप्ड होता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो ज़्यादा डेवलप होता है। और इस तरीके से जो प्राइमरी फ्लोएम है उसमें जो अब जैसे हम सीव पोर्स देखते हैं, वो सीव पोर्स के चारों तरफ
कैलोस का अभाव होता है प्राइमरी में, जबकि सेकेंडरी में प्राइमरी फ्लोएम के चारों तरफ जो सीव पोर्स हैं उसके चारों तरफ कैलोस का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है। तो इस प्रकार से टाइप्स ऑफ फ्लोएम में हमने दो प्रकार के फ्लोएम पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी स्टडी की। अब नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। जिस प्रकार से फ्लोएम जाइलम भी एक जटिल उत्तक है, उसी तरह से फ्लोएम भी जटिल उत्तक है। फ्लोएम जाइलम में जिस तरह से जाइलम कई प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था या एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था, इसी तरह से फ्लोएम के भी एलिमेंट्स होते हैं। सीव ट्यूब्स, जिसको हम चालिनी नलिकाएं कहते हैं, कंपेनियन सेल, जिसको हम सह कोशिकाएं कहते हैं, और तीसरा पार्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसको फ्लोएम मृदुतक कहते हैं, और फोर्थ पार्ट जो है वो है बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर, जिसको हम फ्लोएम रेशा कहते हैं। अब हम इन एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सीव ट्यूब क्या है? सीव ट्यूब जो होती है वास्तव में ये पादप शरीर में घुलनशील खाद्य पदार्थों को एक ट्यूब है जो कि जितना भी जो घुलनशील जो डिसॉल्वेबल जो फूड मटेरियल है उनको उनका कंडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट ट्यूब का काम होता है। प्रत्येक चालिनी नलिका एक के ऊपर एक, जैसे हम ये देखें कि सीव ट्यूब है ये, वो एक के ऊपर एक रैखिक क्रम में अरेंज रहती है, और ये कोशिकाएं लंबी होती हैं, इनका डायमीटर ज़्यादा होता है, पतली भित्ति वाली होती हैं, सजीव होती हैं और सॉफ्ट होती हैं। इनके पोर्स पर, इनकी जो ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं उनके ऊपर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स जो होते हैं ये भी इनमें क्लियर दिखाई देते हैं। इसी कारण से इनको हम स्लीव प्लेट्स कहते हैं। इनके ये स्लीव प्लेट्स हैं, और इन स्लीव प्लेट्स के ऊपर स्लीव प्लेट्स की ट्रांसवर्स वॉल पे स्लीव पोर प्रेजेंट होते हैं। और इस तरीके से एक कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव जो होता है वो मध्य भाग में इनकी वैक्यूल भी है, और वैक्यूल के चारों तरफ एक छोटी वैक्यूल है और बड़ी वैक्यूल्स है, और उसके चारों तरफ कोशिका द्रव पाया जाता है। परिपक्व जो चालिनी नलिकाएं होती हैं उनके अंदर उसका कंपेनियन सेल्स में तो होगा, लेकिन सीव ट्यूब्स में न्यूक्लियस का अभाव होता है चालिनी नलिकाओं की कोशिका में। इसके मध्य भाग में एक रिक्तिका है, बड़ी रिक्तिका है, छोटी रिक्तिका उसके चारों तरफ होती है, और बीच में उसमें साइटोप्लाज्म भरा होता है। और ये एक कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव दूसरे कोशिका सेल की कोशिका द्रव में कोशिका द्रव्य सूत्रों के द्वारा जुड़ा रहता है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इस प्रकार प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ही जो है वो एक सेल का दूसरे सेल के साथ अपना में कनेक्शन होता है। चालिनी पट्टिका से संबंधित कैलोस भी जो होता है वो अभी हम पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी वॉल पे जो उनकी सेल पोर्स के चारों तरफ, प्राइमरी फ्लोएम में तो कैलोस नहीं होता, लेकिन सेकेंडरी में कैलोस होता है। कैलोस का संश्लेषण और विघटन करने वाले एंजाइम इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव में ही उपस्थित होते हैं, तथा ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा ही क्रियाशील होते हैं। और इस प्रकार से जब वृद्ध हो जाती है, जब पुरानी हो जाती है चालिनी कोशिकाएं, उनमें कैलोस आच्छादित जो होता है मोटा होता जाता है, और अंत में ये चालिनी छिद्रों को, मतलब कैलोस का डिपोजिशन है, लेकिन कैलोस का जैसे जैसे सेल मैच्योर होती जाएगी उस कैलोस का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाने के कारण अधिक मोटा हो जाता है, तो उससे सीव पोर्स जो होते हैं वो पूरे बंद हो जाते हैं। इसलिए चालिनी नलिकाएं जो होती हैं, सीव ट्यूब्स जो होती हैं, काम कर नहीं पाती। इसलिए सर्दियों में कैलोस की परत मोटी हो जाती है, और जो विंटर आपके समर जो है, समर में इन विघटनकारी जो एंजाइम होते हैं उनकी सक्रियता के कारण वो पतली और विलुप्त हो जाती है। इसलिए वहाँ पर तो सर्दियों में तो सीव ट्यूब्स जो होंगी वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं और कम एक्टिव होती हैं, क्योंकि उस पर कैलोस का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। जबकि गर्मियों में जो है उनमें चालिनी नलिकाएं जो होती हैं वो विघटनकारी एंजाइम ज़्यादा होने के कारण उनकी जो कैलोस जो होगा वो कैलोस का क्या होगा, सक्रियता के कारण वो पतली हो गई है, कैलोस का डिपोजिशन कम होगा और चालिनी नलिकाएं फिर सक्रिय हो जाती हैं। अनावर्त बीजी जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें सीव ट्यूब्स जो होती हैं एब्सेंट होती हैं, इनके जगह पर वहाँ पर सीव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और ये जो सीव सेल्स हैं वो कैसी हैं, वो लंबी होती हैं और उनके ऊपर ट्रांसवर्स तिरछी जो होती हैं वो
अनुप्रस्थ भित्तियां पाई जाती हैं। और इनको इसका फर्स्ट टाइप जो था वो हो गया सीव ट्यूब्स। एंड सेकेंड टाइप जो है फ्लोएम एलिमेंट का वो है कंपेनियन सेल, जिनको हम सहकोशिकाएं कहते हैं। सहकोशिकाएं जो होती हैं वो भी एक प्रकार की पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं, और जो कि बिल्कुल जस्ट सीव ट्यूब के साथ ही लगी रहती हैं, उसको हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। और इन दोनों के बीच में चालिनी नलिका और सहकोशिकाओं के बीच में भित्ति पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिनके कारण इनमें ये कोश जो एक दूसरे के साथ अंतर संबंध इनमें होता है। और जितनी भी कंपेनियन सेल्स होती हैं उन सेल के का जो साइटोप्लाज्म होता है वो ज़्यादा डेंस होता है, गाढ़ा होता है, और वो छोटी छोटी रिक्तिकाओं युक्त होता है। इनमें जो जहाँ पर सीव ट्यूब्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं है, इनके कंपेनियन सेल्स के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। और चालिनी नलिका से संबंधित संलग्न एक लंबी एक से अधिक सहकोशिकाएं नलिकाओं की पार्श्व भित्ति से सटी हुई रहती हैं। इस प्रकार से चालिनी नलिका तत्व बता दो या सहकोशिका बताओ तो दोनों की उत्पत्ति एक ही प्रकार के मेरिस्टेम सेल से होती है। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर और प्टेरोडोफाइट्स के अंदर समन उत्तक के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है, और ये केवल जो कंपेनियन सेल्स हैं केवल आवर्त बीजों में पाई जाती है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है कि एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल दोनों प्रेजेंट होती हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स के अंदर कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। इन जो कंपेनियन सेल्स का मुख्य काम जो है वो है घुलनशील कार्बनिक पदार्थों का संवहन करना, और उस संवहन में सहायता ट्यूब्स तो संवहन करेंगी, लेकिन उसके अंदर उसको सहायता प्रदान करती है। चालिनी नलिकाओं में दाब प्रवणता को भी बनाए रख देती है। एक प्रकार का प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है वो इन चालिनी नलिकाओं के द्वारा होता है, और इस प्रकार से ये कुल मिला के इसका काम जो है वो संवहन में खाद्य पदार्थों का जो डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है उनके संबंध में सहायता प्रदान करना होता है। थर्ड जो हमारा फ्लोएम एलिमेंट है जिसको हम फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं, और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है ये भी पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं। इसकी सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होती हैं भित्ति वाली कोशिकाएं हैं, और सजीव होती हैं, लंबवत गोलाकार होती हैं, और ये चालिनी तत्वों के बीच बीच में भी पाई जाती हैं। इनका काम क्या है? विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल्स, म्यूसिलेनियस पदार्थ, उन सब टैनिन पदार्थों का स्टोरेज करना, और इसके साथ साथ जितनी भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं उस समय जब प्लांट जो होता है वो डोमेंट स्टेज पे आ गया कोई भी ऑर्गन, तब उस अवस्था में इन जो पैरेन्काइमेटस जो फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वो स्टार्च और फैट जैसे खाद्य पदार्थों का संचयन करने का भी काम करती है। और ये जो फ्लोएम लघुतक है वो द्विबीजपत्री पौधों के तनों में पाया जाता है, और एक बीजपत्री और कुछ द्विबीजपत्री जैसे रैननकुलस है उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। लास्ट जो फ्लोएम एलिमेंट है जिसको हम बास्ट फाइबर या फ्लोएम फाइबर भी कहते हैं, इनकी कोशिकाएं जो होती हैं लंबी पतली पतली दृढ़ता की कोशिकाएं होती हैं, स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं। इनकी सेल के अंदर सेल पे बाहर की तरफ जो होता है वो लिग्निन का निक्षेपण उपस्थित होता है, और इसलिए इनकी कोशिकाओं पर गर्त भी पाए जाते हैं, और ये जो है निर्जीव कोशिकाएं विभाजन रहित कोशिकाएं होती हैं। और इनका मेन काम जो है वो पादप बंधों को जो लिग्निन का निक्षेपण होने के कारण सेल को ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार के जो फ्लोएम्स जो होते हैं उनमें फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे इनसे कई प्रकार की मैट्स हैं, रस्सियाँ बनाई जाती हैं, और कुछ जो थिक मोटे कपड़े जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। इस प्रकार से जहाँ अगर हम जूट की बात करें, अलसी की बात करें, तो उनमें काम आने वाले जो रेशे होते हैं वो मेनली बास्ट फाइबर ही होते हैं। इस प्रकार से ये जो है अभी हमने फ्लोएम के डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ साथ उनके फंक्शंस को भी देखा। तो वो ही फंक्शन जो है, मेन काम जो है फ्लोएम का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक फूड, तो खाद का संवहन करना ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ करना, उसके लिए सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल, मेनली सीव ट्यूब्स है, फिर उसके साथ साथ उसको कंपेनियन सेल और फ्लोएम
एंड बास्ट फाइबर भी मदद करते हैं। तो ये डायग्राम जो था ये पूरा फ्लोएम का डायग्राम है, जिसमें ये वाला सीव ट्यूब्स है, सीव पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो सीव पोर्स के साथ ये सीव प्लेट्स होती हैं। इनमें सीव प्लेट्स के साथ साथ इसके साथ साथ सीव ट्यूब्स के साथ लगी जो सेल्स होंगी इनको कंपेनियन सेल्स कहते हैं। और ये कंपेनियन सेल केवल एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होती है, वहाँ पर जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स में एब्सेंट होती है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर और टेरिडोफाइट में कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है। कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि जो सीव ट्यूब्स हैं उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और इसी तरीके से जो ल्यूमन जो उसका बास्ट फाइबर जो है उसके अंदर लिग्निन की इतनी ज़्यादा थिकनिंग हो जाती है कि इसका ल्यूमन छोटी सी सकड़ी सी रह जाती है। और लिग्निन के डिपोजिशन के कारण इसका मेन काम जो है वो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। थैंक यू।